जो पाकिस्तान का ये इमेज है, जो उभरता हुआ इमेज और जिस तरह वाइब्रेंसी, स्ट्रेंथ और एक इस्लामाबाद नजर आ रहा है जो पाकिस्तान को डिपेक्ट करता है, तो वो उनके लिए भी एक बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज है। प्लेजेंट सरप्राइज है, बिल्कुल सर, आपने सही कहा। और सर ये भी कहिएगा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बना है जिस पर दो मुल्क जिन्होंने एक दूसरे पर अदम एतमाद किया, अब पाकिस्तान ही है जो एतमाद के जरिए उन्हें इकट्ठे करने जा रहा है। तो आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान के इस मकाम को? देखिए, ये बहुत ही डिप्लोमेसी में और फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये एक बहुत यूनिक मोमेंट है जी, क्योंकि देखें ये दुनिया जो है वो 21st सेंचुरी डिस्ट्रप्शंस की सेंचुरी है। यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस हैं, जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शंस हैं और इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस हैं, आप सोसाइटल डिस्ट्रप्शंस हैं बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, नई टेक्नोलॉजी की एडवेंट से। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो कहा यह जाता था आज से पहले तक कि जी ये नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर फलाना मुल्क है, उसको एक्सटेंडेड डेटरेंस कोई मुल्क दे रहा है, इसको सिक्योरिटी फलाना मुल्क प्रोवाइड कर रहा है, ये उसकी अम्ब्रेला के अंदर है। कभी भी ये बात नहीं होती थी कि कोई मुल्क पूरी दुनिया में नेट स्टेबलाइजर के तौर पे उभरेगा, क्योंकि इस वक्त आपको जो 21st सेंचुरी में इन डिस्ट्रप्शंस की वजह से सिक्योरिटी से ज्यादा स्टेबलाइजेशन की जरूरत है। और वो जो यूनिक एजाज है जी वो पाकिस्तान को जाता है कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया के एज ए स्टेबलाइजर के तौर पे, इवन सुपर पावर्स जो हैं उनके अंदर जो फ्रिक्शंस हैं, जो सुपर पावर्स के अंदर आप कह लीजिए जो उनका पीयर कंपटीशन है, अगर उसको भी कोई स्टेबलाइज कर सकता है तो वो पाकिस्तान है। और ये रीजन के अंदर भी कर रहा है। तो आई थिंक ये अल्लाह ताला का जी बहुत बड़ा करम है और ये खुसूसी करम है उसका रब की जात का, कि जो क्योंकि उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो पाकिस्तान के रिलेशनशिप हैं वो हमेशा बेलॉस रहे हैं, ना सिर्फ अपने हमसायों के साथ, इस पूरे रीजन के साथ और पूरी दुनिया के साथ। इवन आप अफगानिस्तान की कॉन्टेक्स्ट देख लें तो हम अफगानिस्तान के साथ हमेशा बेलॉस रहे हैं। हमने किसी भी तरह का वहां से कोई आप देख लीजिए कि यहाँ पे अफगानी रहे 50 लाख के करीब, कोई एक वाकया नहीं हुआ कि यहाँ पे किसी ने उनके साथ मिसबिहेव किया हो। उनके जब तालिबान थे पूरी दुनिया उनसे बात नहीं करती थी, तो हम उनको पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करते थे। उनके जो पैसे फ्रीज हुए हैं उसके लिए लड़ते थे, उनके जितने फॉरेन इश्यूज हैं उसके लिए। तो पाकिस्तान ने जी अपने जो प्रिंसिपल डेमोन्स्ट्रेट किए हैं वो राइटसनेस के हैं, वो जुडिशियसनेस के हैं, इंसाफ पे मबनी है हर एक। और खाली ये नहीं है जी, आप अगर देख लीजिए चाहे वो अल्जेरिया हो, मोरक्को हो, ट्यूनीसिया हो, मैं 60s की बात कर रहा हूँ, 70s की बात कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान तब भी उन मुल्कों के साथ खड़ा हुआ। फिर इवन चाइना का आप देख लीजिए किसेंजर वाला मामला, जिस वक्त चाइना वॉज अ डेवलपिंग कंट्री, तो किस तरीके से हमने एक सुपर पावर की नाराजगी दे के, लेकिन जिसको हम समझते थे कि ये राइट मोमेंट है, हमें ऐसा करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जी अपने फॉरेन पॉलिसी के स्फेयर के अंदर हमेशा राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री पे खड़ा रहा, जिसपे लोगों ने तनकीद भी की, बातें भी की। इवन इंटरनली बहुत हुआ कि जी अगर हम वहां चले जाते तो बेहतर था और यहाँ ना जाते और उसकी फोन कॉल ना सुनते और उसकी सुन लेते। लेकिन आई थिंक अल्टीमेटली जो ये सारा कुछ है जी ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है और ये पाकिस्तान को जो वेल डिजर्व्ड है और जो उसके प्रिंसिपल्स हैं जिसको उसने फॉलो किया जी, और जो उसकी पाकिस्तान की जो एज अ स्टेट नियति और रैशनलिज्म है और जो रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है, आज उसने इसकी इज्जत दी है हमें कि जी सारी दुनिया हमें देख रही है, सारी दुनिया की नजरें पाकिस्तान की तरफ हैं, क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया को एक वर्ल्ड वॉर के ब्रिंक्स पे खींच के ले आया है। और ना सिर्फ ले आया, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये हाई रिस्क मेडिएशन है, लेकिन हाई रिस्क मेडिएशन के साथ साथ इस फ्रजाइल जो ये सीज फायर है इसको अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह ये एक एंड्योरिंग पीस के अंदर कन्वर्ट होगा। जी ठीक है सर, आप साथ ही रहेगा। इसके साथ ही हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट इंटरनेशनल अफेयर्स डॉक्टर आदिल सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर कैसे देख रहे हैं सर, दोनों वफूद जो है वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं और मुलाकातों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और ये जो मुज़ाकरात हैं और दुनिया की सबसे बड़ी जो डिप्लोमेटिक जो इवेंट आज होने जा रखा है उसका आगाज़ हो चुका है, क्या कहेंगे सर? देखिए बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। काफ़ी सारी कयासराइयाँ चल रही थी, कोई इस तरह की मिसपरसेप्शन थी शायद ये डेलीगेशन आए ना आए पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अब तो वो इस मौजूद हैं इस्लामाबाद के अंदर और दोनों तरफ से एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि वो नेगोशिएशंस के लिए इधर आए हैं और वो कुछ इसका हल निकालने के लिए कोई रास्ता आगे तय करने के लिए आए हैं। जी
अच्छा सर, ये भी कहिएगा कि एक तरफ हम देख रहे हैं लिबनान में इसराइल की जानिब से हमले भी जारी हैं, और ऐसे वक्त में, ऐसी सूरत हाल में जब खित्ते में कशीदगी भी फैली हुई है और पाकिस्तान सालसी के तौर पर भी उभरा है, और ईरानी वफ्द का पाकिस्तान पर एतमाद करना, यकीनन हम अपने ईरानी बहन भाइयों से प्यार करते हैं, पाकिस्तान ने अपने ब्रादर मुल्क को हमेशा अजीज समझा है और उसे अहमियत दी है, ऐसे वक्त में ईरानी वफ्द का पाकिस्तान आना और फिर ये नेगोशिएशन का आगे बढ़ना कैसे देखते हैं आपको? और एक अहम पॉइंट इसमें यह भी है कि इन तमाम निकात में से लिबनान के इशू पर भी बात की जाएगी ईरानी वफ्द की जानिब से, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, लेबनान का इशू तो बीच में इंक्लूडेड था। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब पहले स्टेटमेंट जारी की थी तो उसके अंदर लेबनान का बड़ा क्लियर था, और वो जब इतनी हाई स्टेक्स की डिप्लोमेसी हो रही होती है तो वो डेफिनेटली यूनाइटेड स्टेट्स के कंसेंसस से ही वो स्टेटमेंट जारी हुई होगी जिसमें लेबनान बिल्कुल था। अब इजराइल का जब हमने बिहेवियर देखा है पास्ट में भी, वो जो स्पॉइलर का एक रोल अदा करते हैं कि वो नहीं चाहते इस रीजन के अंदर पीस आए, तो वो इस तरह की चीजें करते रहेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि ईरान ने जो है फिलहाल उसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाया कि जी हम इस का बायकॉट करें या हम पार्टिसिपेट ना करें, बिकॉज उनको भी पता है कि इजराइल नहीं चाहता, और अगर हम इजराइल के उस पर अगर चले, उनके इन्फ्लुएंस पे आके बायकॉट कर दे, किसी के इंटरेस्ट में नहीं था। स्टेक्स बहुत ज्यादा है, ये ईरान को भी पता है, यूनाइटेड स्टेट्स को भी पता है। तो फिलहाल लेबनान के इशू के ऊपर कुछ थोड़ी सी, कल जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प की भी एक स्टेटमेंट आई थी कि उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को जरा स्नैप किया है, लेकिन ये प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे इजराइल यूज करता रहेगा या यूनाइटेड स्टेट्स थ्रू इजराइल एक प्रेशर डालता रहेगा, क्योंकि निगोशिएटिंग टेबल पे जब बैठेंगे तो मैक्सिमम प्रेशर या मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस के साथ आके कहीं कोशिश करेंगे निगोशिएशन स्टार्ट हो या फ्रेमवर्क आगे का डिसाइड हो। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे एक्सपर्ट इंटरनेशनल अफेयर डॉक्टर आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आबिद साहब, बताइएगा कि हमने अब देखा है कि पूरी दुनिया कह रही थी कि इस तमाम तरह सोल्यूशन का जो हल है वो मुकालमे और मुज़ाकरात से ही हो सकता है, लेकिन जो अमली तौर पर जिसने इक़दामात किए हैं, एग्जीक्यूशन की है, वो है पाकिस्तान। हमने देखा कि जब अनाउंस भी किया गया अमेरिका की जानिब से कि हम बॉम्बिंग करेंगे, इजराइल के टीवी चैनल्स में हमने देखा कि काउंटडाउन शुरू हो गया था, वहाँ पे पाकिस्तान जो है अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो है उनको कंटिन्यू रखा हुआ था, और कुछ घंटे पहले ही जो है सीज फायर की बात हुई, हमने देखा कि उस पर अमल भी हुआ। सर, इससे मतलब आप क्या कहेंगे कि आने वाले दिनों में क्या वाकई ही पाकिस्तान में फैसले होंगे दुनिया के? अब जी देखिए, ये दुनिया के फैसले कहीं पे होना जी, ये तो दुनिया के फैसले तो बेसिकली आई मीन वो अल्लाह ताला को पता है कि कहाँ पे होंगे, कैसे होंगे। लेकिन देखें, पाकिस्तान ने जब आप एक रिस्पॉन्स, जब आपके पास एक सक्सेस आती है जी, एक आपकी अचीवमेंट्स होती है, तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। और ये जो स्टेट्स के बिहाफ पे जी जो चीज़ उनके मामलात के अंदर अगर आप आए, शामिल हों, उनको परस्यू करें, तो ज़ाहिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, और बहुत सारी स्टेट्स इससे पीछे हट जाती हैं। जब ये मामला था तो सारे लोग ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान के लिए ये बहुत डिप्लोमेटिक, कुछ क्वार्टर्स में ये भी बात हो रही थी कि इट्स अ रिस्की अफेयर। लेकिन मैंने कहा ना जी, क्योंकि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो असूलों पे है कि आपने अपने भाइयों को अकेला नहीं छोड़ना, आपने कोई जो मुश्किल में है उसका साथ देना है, आपके कोई डिजाइन नहीं है, ना कोई फाइनेंशियल डिजाइन है, ना कोई टेरिटोरियल डिजाइन है, आपने पीस की बात करनी है। और मैंने कहा जी हिस्ट्री है पूरी 6-7 डिकेड की, मैंने कुछ इवन छोटे मुल्कों की भी बात की थी इस तरीके से। तो जब ये प्रिंसिपल है जी, तो फिर अल्लाह ताला वो इज्जत देते हैं, और वो अल्लाह ताला ने इज्जत दी। अभी जब आप जैसे आदिल साहब से लेबनान की बात कर रहे थे जी, देखिए ये बहुत रियलिटीज चेंज हो चुकी हैं। ये पहली दफा है कि आज जो इजराइल का वफ्द है वो अमेरिका पहुंच गया लेबनान पे बात करने के लिए जी, और उनकी बात आज शुरू हो रही है वहाँ पे। प्लस देखें, ये जब आप फॉर एग्जाम्पल, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, अब हाइपरबोलिकली बात कर रहा हूँ, एक्सट्रापोलेट करके बात कर रहा हूँ, अगर इन नेगोशिएशंस पे बात होती है कि जी जो ईरान है वो जो उसकी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जिसको कहा जाता था कि जो अल-कुद्स फोर्स है, जो उसके हिजबुल्लाह है, हमास है और हुतीस हैं, इनकी सपोर्ट बंद कर दे, तो डेफिनेटली अगला सवाल फिर ये किया जाएगा कि जी फिर इजराइल को कहें कि उन पे हमले करना बंद कर दे, लेबनान पे हमला ना करे, वेस्ट बैंक पे हमला ना करे, गजा पे हमला ना करे, तो इनकी भी जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता ये है कि जी पहली दफा ये चीजें इस कॉन्टेक्स्ट में देखी जाएंगी, क्योंकि जो प्रपोजल्स हैं उनके काउंटर प्रपोजल्स भी होंगे। अगर आप ईरान को ये कहेंगे कि जी आप
हिजबुल्लाह की हिमायत ना करें तो ईरान कहेगा कि जी मैं बिल्कुल नहीं करता, आप उस पर अटैक करना बंद कर दें। उसकी 10% जो आपने पिछले 15-20 दिनों में लेबनान की टेरिटरी लेने की कोशिश की इसराइल ने, फिर वो क्या था। तो आई थिंक ये चीजें आप कॉन्टेक्स्ट में होंगी। पहली दफा ये सारा जो ये इश्यूज हैं जी, जो इसराइल के और इससे रिलेटेड जो इसराइल के जो सराउंडिंग में जो कुछ इसराइल करता है, मैं समझता हूँ पहली दफा वो जेन्युइनली अंडर डिस्कशन आने वाला है और विद पर्पसफुली अंडर डिस्कशन आने वाला है। अंडर डिस्कशन आने वाला है। आबिद साहब साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सलील जुबान साहब ने, जो कि माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। सर आज जो है वफूद जो है वो पहुंच चुके हैं और बाकायदा तौर पर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है और देखा जा रहा है कि बड़े खुशगवार माहौल में ये मुलाकातें हो रही हैं और दोनों वफूद जो हैं वो काफ़ी पुरुम्मीद हैं मुज़ाकरात से मतलब। क्या मौक़िफ़ रखते हैं सर? बहुत शुक्रिया लाइन पे लेने के लिए। यकीनन तारीख साज दिन, ये जो लम्हात हैं, ये जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स जिस तरीका से हो रही हैं इस्लामाबाद में, यकीन जानिए कि ये न सिर्फ मिडिल ईस्ट के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को शेप कर रही होंगी बल्कि पूरी दुनिया को। ये एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट होनी जा रही है कि मैं समझता हूँ कि जो मुस्तकबिल की जो दुनिया है, मुस्तकबिल का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट होगा। जिस तरीका से, जिस शिद्दत से स्केल ऑफ वायलेंस, इंटेंसिटी ऑफ वायलेंस में इजाफा हुआ जब से जंग शुरू हुई 28 फरवरी 2026, और दोनों अतराफ से जिस तरीका से फोर्स का इस्तेमाल किया गया, ऑफेंसिव स्ट्रेटजीज, एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज, आप ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट को देखिए, आप इकोनॉमिक कॉस्ट को देखिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की बंदिश की वजह से यहाँ से 20 to 25% ऑफ एनर्जी फ्लो करके पूरी दुनिया में जाती है। और साथ में आप देखिए जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां पे जो कमोडिटीज आती हैं, और जो कमोडिटीज आती हैं जाहिर बात है कि वो भी ब्रॉडर इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का हिस्सा हैं। तो एक तरफ जहां पे ऑफेंसिव मिलिट्री टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा था, दूसरी तरफ इकोनॉमिक कॉस्ट इस हद तक बढ़ती जा रही थी कि आप कह सकते हैं कि दुनिया ग्लोबल रिसेशन की तरफ जा सकती थी। साथ में जिस तरीका से ईरान ने काउंटर स्ट्राइक गल्फ कंट्रीज में पे किया, सऊदी अरेबिया एंड यूएई और बाकी गल्फ कंट्रीज पे, अगर वहां से काउंटर अटैक होते तो पूरा खित्ता जंग अजीम स्वयं की तरफ जा चुका होता। तो एक तरफ जंग अजीम स्वयं का खतरा, दूसरी तरफ ग्लोबल रिसेशन का खतरा, तीसरी तरफ न्यूक्लियर वेपन के यूज का खतरा। इस सब के बीच में पाकिस्तान लेड मेडिएशन अलोंगसाइड इजिप्ट, तुर्की और ओमान कमाल कर दिया जनाब। पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप ने, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने सीज फायर डील के होने तक भी बहुत बड़ी कामयाबी थी। और आज जब ये वफूद आए हैं जैसे आपने कहा और बड़े खुशगवार माहौल में मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, समझते हैं कि बहुत इंट्रिकेसीज हैं, हम समझते हैं कि अभी भी बहुत डिफरेंसेस हैं। अच्छा सर, इसी में मैं एक और बात भी ऐड ऑन करना चाहूंगी। जैसे अभी आपने कुछ देर कबल कहा, वाकई में इसमें क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है और पूरी दुनिया ने अब ये देख लिया है कि पाकिस्तान का जो रोल है, एक जो दुनिया की हमने डायरेक्शन देखी जब ये जंग जारी थी तो वो इकोनॉमिक डिप्रेशन की तरफ दुनिया जा रही थी, और इसमें लाइफ सेवियर के तौर पर पाकिस्तान बनकर उभरा है। और हमने देखा कि इस तमाम वक्त में ये जो चेंजेस आई, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो वजीर आज़म है शहबाज शरीफ, उनके एक ट्वीट के बाद ये सारी चेंजेस आई। तो क्या कमेंट करेंगे आप इस पर? बिल्कुल आपने सही फरमाया। जिस जुर्रत के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने रीच आउट किया यूएस की लीडरशिप को, आप देखिए ये वो टाइम था जब बड़े स्टेक होल्डर्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन एंड चाइना वो भी इंगेज नहीं कर पा रहे थे। तो वो एक ट्वीट थी जिसने नक्शा बदल दिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रम्प, वी एक्सेप्ट हिज गुडविल जेस्चर। उन्होंने न सिर्फ सीज फायर करने की तरफ वो गए बल्कि मुज़ाकराती अमल शुरू करने को कहा, और साथ में इस्लामाबाद पे ट्रस्ट न सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रम्प का बल्कि ईरानियन लीडरशिप का भी। तो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, मियां शहबाज शरीफ साहब, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर साहब, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को ना भूलिएगा। मैं बार बार कह रहा होता हूँ, ये जो लोग होते हैं जो टीम का हिस्सा होते हैं और बड़ी काविशें करते हैं, और यकीनन वो काविशें टीम वर्क का हिस्सा होती हैं। तो आपने ठीक फरमाया कि
جرت مندانہ جب قیادت ہوتی ہے اور جب آپ انیشیٹو لیتے ہیں تو لوگوں کی تقدیر بدل جاتی ہے. یقین جانیے کہ یہ جس طریقہ سے پاکستان نے رول پلے کیا اس کانفلکٹ میں، اس وار میں، اور جس طریقہ سے ثالثی کا کردار ادا کیا، سفارتکاری ثالثی کا کردار ادا کیا، دنیا تعریف کرے گی ہے اس کی. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈیفینس اینالسٹ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب. آپ کے قیمتی وقت کا بھی شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہمیں ورڈکٹ دے رہے تھے ایکسپرٹ ڈاکٹر سیدالزمان صاحب. آپ کا بھی بہت شکریہ.